हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक फुट या और डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। तो सबसे पहली बात डायबिटिक फुट के पे बात करने से पहले एक चीज़ हमने पहले तुम्हें और समझा देनी है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी बेसिकली क्या होता है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी बेसिकली क्या होता है कि एक इरिवर्सिबल सेंसरी मोटर और ऑटोनॉमिक जैसे कि इरिवर्सिबल कंडीशन होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस में ही होगा ऑब्वियसली। एक इरिवर्सिबल कंडीशन, अगर एक बार जो हो गया है तो ये हो गया, फिर वापस रिवर्स नहीं कर पाएगा। तो इसमें कैसे जाता है, SMA याद कर लो। SMA होता है, ठीक है ना। SMA मतलब सेंसरी लॉस होगा, फिर मोटर लॉस होगा, फिर क्या होगा, ऑटोनॉमिक लॉस होगा, ठीक है ना। इसमें नर्व पालसी किस किस की होगी, 3 6 7 की नर्व पालसी होगी। इसमें 3 6 7 नर्व्स की पालसी हो जाएगी। और ट्रीटमेंट्स का कैसे होगा, डुलोक्सिटीन प्रीगाबालिन का इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट किसका किसका करेंगे, डुलोक्सिटीन प्रीगाबालिन का हमने इसमें ट्रीटमेंट करना है, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। SMA मतलब पहले सेंसरी जाएगा, फिर मोटर जाएगा, फिर ऑटोनॉमिक जाएगा। नर्व पालसी होगी, किसमें कौन कौन सी नर्व पालसी होगी, 3 6 7 नर्व पालसी होगी। और ट्रीटमेंट्स का कैसे करोगे, डुलोक्सिटीन प्रीगाबालिन दे सकते हो इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं डायबिटिक फुट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। डायबिटिक फुट में बेसिकली क्या होता है, डायबिटिक फुट जो है 3 डिपार्टमेंट का सबसे खास टॉपिक होता है। एक ऑर्थोपेडिक्स का, एक सर्जरी का और एक मेडिसिन का। कहीं भी जाओगे तो इसमें डायबिटिक फुट के लिए तीनों मारा मारी हो जाती है एम्पुटेशन, क्योंकि इतना मस्त केस होता है, ठीक है ना। तो मारा मारी हो जाएगी इस केस के लिए, ठीक है। तो इतना मतलब कि ऑफकोर्स ये पेशेंट के लिए तो बहुत ही बेकार चीज़ है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके लिए मतलब कि ये इट्स अ काइंड ऑफ चीज़ वॉक, ठीक है ना, ठीक है। तो देख लेना यार कि मतलब क्यों ऐसा कहते हैं, ठीक है। आगे वो सब तुम जब PG करोगे तो समझ में आएगा। खैर, डायबिटिक फुट पे आते हैं। डायबिटिक मेलाइटिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक लोअर एक्सट्रीमिटी इम्पुटेशन। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, एक बहुत ही बड़ा कारण है कि नॉन ट्रॉमेटिक, जो अगर तुम्हारे लोअर लिम में ट्रॉमा नहीं हो रहा है उसके कारण से लोअर लिम की लोअर एक्सट्रीमिटी का तुम्हारा एम्पुटेशन हो। एम्पुटेशन का बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। वन ऑफ द लीडिंग कॉज है, और सबसे लीडिंग कॉज ऑफ कोर्स ट्रॉमा है, ठीक है ना, ठीक है। ट्रॉमा इज द मोस्टली लीडिंग कॉज, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फूट अल्सरेशन यूजली पेनलेस पंच्ड आउट अल्सर इन एरिया ऑफ थिक कैलस। यहाँ पे एरिया ऑफ थिक कैलस रहेगी, इसके साथ तुम्हारा पंच्ड आउट अल्सर रहेगा जो कि यूजली पेनलेस रहेगा। फुट अल्सरेशन रहेगा जो कि यूजली पेनलेस पंच्ड आउट अल्सर इन एन एरिया ऑफ थिक कैलस रहेगा। और उसके साथ क्या होगा, वहाँ पे सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाएगा, और जो कि लीड कर सकता है वहाँ पे सुपर एडेड इन्फेक्शन के कारण से वहाँ पे क्या हो सकता है, सेल्यूलाइटिस, एब्सेस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। वहाँ पे क्या हो सकता है, सेल्यूलाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकता है। सेल्यूलाइटिस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, एब्सेस बन गया, और क्या हो सकता है तुम्हारा, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये किसको किसको इन्वॉल्व करता है, ग्रेड टो मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट मोस्ट कॉमन एरिया। ये ग्रेड टो को इन्वॉल्व कर सकता है, मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन एरियाज होते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर फुट अल्सर, फुट अल्सर के क्या क्या रिस्क फैक्टर है। सबसे पहली बात कि मेल सेक्स होना चाहिए, ठीक है। मेल सेक्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। डायबिटीज़ जो कि 10 साल का ड्यूरेशन डायबिटीज़ रहा हो, और वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहा हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं मिला हो, उसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस रहा हो, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। केसेज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑब्वियसली पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसके लिए मैं बात किया तुमसे पहले कि सेंसरी मोटर ऑटोनॉमिक का पहले लॉस होगा, 3 6 7 का नॉर्व लॉस होता है, 3 6 7, ये 367 याद रखना है इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी के केस में, ठीक है। इरिवर्सिबल कंडीशन है, डुलोक्सिटीन और प्रीगाबालिन से ट्रीट करते हैं, राइट। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फुट, तो यहाँ पे फुट का जो है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा, बोनी एबनॉर्मलिटी, कैलस, थिकन नेल्स, ठीक है। बोनी एबनॉर्मलिटीज, कैलस हो जाएगा, थिकन नेल्स हो जाएंगी। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होता है एक तरीके का, ये PAD होता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ होता है। स्मोकिंग के केसेस में भी ज़्यादा कॉमन होता है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अल्सरेशन और एम्पुटेशन, प्रीवियस अल्सरेशन की हिस्ट्री रही हो या एम्पुटेशन की हिस्ट्री रही हो, उनमें भी ये रिस्क फैक्टर ऐसा काम करता है। स्मोकिंग, प्रीवियस अल्सर, एम्पुटेशन, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल उसने पुअर नहीं, मतलब कि पुअर ही रखा अपना, उसने नहीं मैनेज किया अपना डायबिटीज़ को, तो ये जो है रिस्क फैक्टर जो है इंसुलिन मतलब कि फुट अल्सर के ये करा सकता है, ठीक है। ये फुट अल्सर के रिस्क फैक्टर्स एक तरीके से हो सकते हैं, राइट। और इसके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या करोगे, तो देखो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगा, एक इसका जो है जैसे एक सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में बेसिकली क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करोगे, मैनेज करोगे सबसे पहले तो ब्लड ग्लूकोज का मैनेजमेंट करोगे। कहे कि हाँ भैया अपना ब्लड का जो है ग्लूकोज लेवल अपना मॉनिटर कराते रहिए, उसको मैनेज करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी, ठीक है ना। तो अपना आप क्या करिए कि हमेशा अपना ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करिए। रेगुलर इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन ऑफ फूड, अपना हमेशा आप अपना इंस्पेक्शन कराते रहिए, एग्जामिनेशन फूड का कराते रहिए, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटिक फूड करा सकता है। रूटीन वेयरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट फुटवियर, तो अप्रोप्रिएट फुटवियर पहनिए कि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, वहाँ पे कंजेशन ना हो। अगर कंजेशन होगा तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चांसेस लीड करेगा
कि आपका जो है वहाँ पे डायबिटीज़ मतलब कि फुट हो वैस्कुलर, ठीक है ना। तो और इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं है आई गेस पिन, हाँ ये पिन चल रहा है, ठीक है ना। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है आपका। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करना है, पहले तो वाउंड ड्रेसिंग करानी है। अगर आता है बंदा पहली बार अल्सर लेके, तो आप वाउंड निकाल के डिब्राइड करके हो सकता है ड्रेसिंग कर दो, इंसीजन ड्रेनेज कर दो उसका, ठीक है, इंसीजन ड्रेनेज लगा दो, फेशियोटमी कर दो, वाउंड डिब्राइडमेंट, स्किन कवर, ठीक है, वाउंड का डिब्राइडमेंट कर दो। पहले एम्पुटेशन नहीं कर देना है कि आया फट से एम्पुटेशन कर दिया। ऑर्थोपेडिक्स वालों को बहुत मजा आता है एम्पुटेशन करने है, एम्पुटेशन नहीं करना है। पहले वाउंड को, पेशेंट के लिए बहुत बेकार चीज़ है एम्पुटेशन, ठीक है ना। पहले वाउंड को डिब्राइड करो, ठीक है, उसका ख्याल रखो उस चीज़ का, फिर इंसीजन एंड ड्रेनेज कराओ, अगर ठीक है उससे भी नहीं सही होता फिशियोटमी करो, नहीं हो रहा है, ठीक है, वाउंड डिब्राइडमेंट, स्किन फ्लैप कवर, ठीक है, वाउंड का डिब्राइडमेंट कर दो, स्किन फ्लैप कवर लगा दो, ठीक है ना, ऑब्वियसली, ठीक है, कुछ तो उससे तो बेटर ही है। और रीवैस्कुलराइजेशन सर्जरी करो, वैस्कुलर रिकन्स्ट्रक्शन करो, ठीक है, पूरे वेसल्स को फिर से वहाँ पे जोड़ो, ठीक है। और अंतिम केस, अगर अंतिम बहुत ज़्यादा डायबिटिक फुट का मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा तरीके से वो डेवलप कर गया, एब्सेस बना, सेल्यूलाइटिस हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो गया, तो उसका एम्पुटेशन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या क्या कर सकते हो, वाउंड ड्रेसिंग कर सकते हो, इंसीजन एंड ड्रेनेज, फिशियोटमी और वाउंड डिब्राइडमेंट, स्किन फ्लैप कवर और तुम्हारा वैस्कुलर रिकन्स्ट्रक्शन और वैस्कुलर रिकन्स्ट्रक्शन के अलावा एम्पुटेशन करा सकते हो। तो ये बात रही तुम्हारे डायबिटिक फुट के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।